ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में आरजेडी के कैंडल मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद सियासत गर्मा गई। आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। ऐसे में आरजेडी के मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है। हमले के विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखीसराय में आतंकी हमले के खिलाफ आरजेडी ने कैंडल मार्च निकाला, लेकिन इस मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ सुना जा सकता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन आरजेडी के मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के जिला अध्यक्ष काली चरण दास ने सफाई देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं ने गलती से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, तो इस नारे पर एनडीए ने निशाना साधते हुए आरजेडी को पाकिस्तान परस्त बताया। टर्न स्लिप हो गया थोड़ा सा, जो है कि उमंग में, उत्साह में हिंदुस्तान को बोलने जब पाकिस्तान का नाम ले लिया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बताया जा रहा है और आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके आरजेडी ने अपनी सोच जाहिर कर दी। आरजेडी की नापाक सोच इस देश की जनता के सामने आ गया। आरजेडी का पाकिस्तान परस्त, आरजेडी का आतंक परस्त सोच वो इस देश के सामने आ गया। एक तरफ पूरे देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद गम और गुस्सा है। लोग पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आरजेडी के कैंडल मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से आरजेडी की सियासी मुश्किलें बढ़ सकती है। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आरजेडी के कैंडल मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की न्यूज 18 खबर का असर हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मामले में एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि सीपीआई नेता कैलाश प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और सूर्यगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की है। वहीं कैलाश प्रसाद ने वायरल वीडियो को गलत बताया है। पूछताछ किया और जो ओरिजिनल वीडियो है उसको भी अवलोकन किया और जितने भी रास्ते में स्लोगन हुआ है उसका भी अवलोकन किया। तो सभी जगह जितने भी स्लोगन में था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, यहाँ पे एक जगह जहाँ का वीडियो वायरल हुआ है वो एक जगह जो है एक बार जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो उसी में से किसी ने भी टोका तो फिर सुधार करके मुर्दाबाद का नारा लगाया। इसमें मुख्य रूप से जो नारा लगाया गया है वो कैलाश प्रसाद सिंह के द्वारा लगाया, उसे चिन्हित कर दिया गया है, उसको हम लोगों ने किए हैं और वो सूर्यगढ़ के रहने वाले हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियो इसमें सही भी है सर, जो देखिए जो कि शिव दुर्गा से लेकर के और सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र सूर्यगढ़ तक ले नारा लगाते हुए गए हम लोग। सब लोग वहाँ गए और वहाँ पर ये जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वहाँ नारा लगाया गया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवादियों को मौत को सजा दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान। तो फिर कैसे वीडियो वायरल हो रहा है ये पाकिस्तान? अब हम क्या करें, हमारा तो उम्र 66 बरस है। अब हम तो हमारे दिमाग में नहीं है कि हम बोले हैं। अगर इसमें बोलते तो दोनों आवाज़ को मिलाइए कि आवाज़ क्या क्या है। लखीसराय में आरजेडी के कैंडल मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान सामने आया है। सिद्दीकी ने कहा कि नारे किसने लगाए हम नहीं जानते हैं, जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया वो महामूर्ख है।
नेताओं पे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, पार्टी कार्रवाई करेगी उन नेताओं पे जो पाकिस्तान जो जिंदाबाद के नारे लगाए? जिला अध्यक्ष है लखीसराय के, क्या नारा लगाया? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब कौन लगाया कौन नहीं लगाया हम नहीं जानते हैं, जो लगाया वो महामूर्ख है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी और आरजेडी की जमीन खिसक चुकी है और अगले चुनाव में 2010 से भी बुरी स्थिति होगी। तेजस्वी सरकार क्या बनाएंगे, नेता प्रतिपक्ष बनना भी चुनौती होगी। जब जमीन खिसक गई और अंत तय हो, राजद के लिए 2010 से भी बुरे हालात थे और वो सरकार बनाने का दावा करते हैं। हमारी चुनौती तो है नेता प्रतिपक्ष बनकर के दिखा दे। इस बार इतनी सीटें भी नहीं मिलेगी, 1.5 दर्जन सीटें भी उनको नहीं हासिल होने जा रही है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से ईओयू की पूछताछ जारी है। संजीव मुखिया ने ईओयू की पूछताछ में कई सफेदपोश लोगों के नाम का खुलासा किया है। संजीव मुखिया का मकसद राजनीतिक गलियारे में अपनी पत्नी को ऊंचा मुकाम दिलवाना था। इसके लिए उसने पेपर लीक का रास्ता चुना। संजीव मुखिया की बिहार, झारखंड से लेकर दूसरे राज्यों में बड़ी पहुंच है। संजीव मुखिया ने पूरे सिस्टम को खुश कर रखा है। संजीव मुखिया ने रेलवे भर्ती बोर्ड में भी पकड़ होने का दावा किया है। एनटीए तक को मैनेज करने का दावा किया है। ईओयू के सूत्रों से यह खबर है कि जब संजीव मुखिया जेल गया तो जेल का स्टाफ पैर छूने लगा। संजीव मुखिया ने कई अधिकारियों के बच्चों को मेडिकल में दाखिला करवाने का दावा किया है। फरारी के दौरान कई थाना को मैनेज कर बिहार के कई जिले में संजीव मुखिया रहा। लाभुकों के घर के साथ पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े अधिकारियों के घर संजीव मुखिया रहा। पटना के पीरबहोर थाना इलाके, अगमकुआं थाना इलाके के साथ साथ बाढ़ और बिहार शरीफ में भी संजीव मुखिया का ठिकाना रहा। सीबीआई जब इसके गांव में रेड की थी उस दिन वो बिहार शरीफ में ही था। तो देखिए किस तरीके से कई लाभुकों के घर पर फरारी के दौरान संजीव मुखिया रहता है, जिसका खुलासा उसने खुद पूछताछ के दौरान की है और बताया कि किस तरीके से उसकी पहुंच बड़े बड़े जगहों पर है। बाढ़ और बिहार शरीफ में भी संजीव मुखिया रहा और फरारी के दौरान बिहार के कई जिलों में इसका ठिकाना रहा। और इसी बीच आपको मुजफ्फरपुर से भी बड़ी खबर बताएं, जहां बेखौफ अपराधियों ने जेडीयू नेता के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। जानकारी के अनुसार जेडीयू नेता राकेश कुमार सिंह और पप्पू सिंह के घर पर यह अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पुलिस ने 6 खोखा बरामद भी किया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए लगातार जुटी हुई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें आपको कि घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी स्थित विद्यापति लेन की बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं और सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस आगे की छानबीन में जुटी हुई है। ऐसे घर में आया हूँ, मेरे साथ 3-4 लोग और थे बैठे हुए। गेट पर से फायरिंग का आवाज़ आया है। लगातार 4-5 राउंड फायरिंग हुआ है। मैं जहाँ बैठा था उस खिड़की में भी छेद है। डायरेक्ट जहाँ पर मैं बैठता हूँ ये पता करके 2 घंटा से मोहल्ला का बच्चा सब बताया कि 2 घंटा से रेकी हो रहा था। 2 घंटा से रेकी करके उसके बाद जब मेरी गाड़ी अंदर लगी है तब फायरिंग करने लगा। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश आंधी के साथ ठनका का अलर्ट है। आज के लिए आपदा विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 25 जिलों के लिए एक साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्यवासियों से सावधान रहने की अपील की गई है। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। किसी भी तरह के आपदा की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 1070 नंबर जारी किया गया है। इसके साथ हेल्पलाइन नंबर 0612 2294 211-077 पर कॉल कर मदद आप ले सकते हैं। तो 25 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ राज्यवासियों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। और बिहार के साथ साथ झारखंड का भी मौसम सुहाना रहने वाला है। मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में मौसम सुहाना हुआ। तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राज्य में 24 घंटे में करीब 9 डिग्री तापमान गिरा और 30 अप्रैल बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 30 अप्रैल तक मौसम विभाग के मुताबिक 1 मई तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 1 मई तक मौसम सुहाना रहने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया।
मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की। पुलिस ने रिटायर्ड चौकीदार, महिला शराब तस्कर समेत 4 को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान अलग अलग जगह से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया। अय्यापुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद की गई। वहीं गोरबबसही म्यालिशान भवन के पीछे शौचालय में 11 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। और अब अगली खबर वैशाली से है, जहां पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की आभूषण शोरूम से सोना लूटने की प्लानिंग वो कर रहे थे और पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों के पास से 4 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस समेत अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। तो वैशाली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये सारे अपराधी लूट की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस की एक्शन तेज हुई और इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सोना लूटने की प्लानिंग में ये अपराधी थे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को कुछ इंटेलिजेंस आया था कि यहाँ के कुछ अपराधी हैं जो किसी सोना के दुकान में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। हम लोगों ने अपनी टीम को लगाया, हम लोगों के साथ STF का इंटेलिजेंस था, फिर भागलपुर पुलिस से भी हम लोगों को काफी कुछ इंटेलिजेंस मिला था। जब टीम निकली हुई थी तो उसी क्रम में, जांच के क्रम में जब हम लोग चेक कर रहे थे तो कुछ संदिग्ध अवस्था में लोग मिले जो भागने लगे। उनको गिरफ्तार किया गया। तब हम लोग को पता चला कि बिदुपुर नहीं तो महानार थाना क्षेत्र में ही कहीं पर ये लोग किसी टारगेट को इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। फिर हम लोग उस चारों को पकड़े, उनके पास से वेपन मिला, कुछ लीड्स हम लोग को मिला और पता चला उस गिरोह के एक्चुअल जो बड़े लोग हैं जिनको ये करना था कार्रवाई, वो सब 4 लोग और बिदुपुर थाना क्षेत्र में ही वो लोग छिपे हुए थे, जिससे इन लोगों को मिलना था। फिर पुलिस ने रेड किया, फिर रात में वो लोग पकड़े गए। सीतामढ़ी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक ट्रांसजेंडर के प्यार में पड़ना एक शख्स पर भारी पड़ गया। इसकी कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। दरअसल अपने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए ट्रांसजेंडर ने अपने दूसरे 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या का साजिश रचा। मामले में पुलिस ने ट्रांसजेंडर के 2 प्रेमी के साथ 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए वाहन, रस्सी और मोबाइल को भी जब्त किया है। दरअसल 4 अप्रैल को सोनबरसा थाना के कचहरीपुर के पास पुलिस को एक लावारिस शव मिला था। जब पुलिस मामले की जांच में जुटी तो धीरे धीरे हत्याकांड के गुत्थी सुलझती चली गई और एक के बाद एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ते गए। विगत 4 अप्रैल 2025 को सोनबरसा थाना अंतर्गत एक अज्ञात लाश की बरामदगी हुई थी, जिसके बारे में तत्काल नाम पता भी नहीं था और जो मारने वाले थे उनका भी पता नहीं था। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। लगातार इस पर काम हो रहा था। थानाध्यक्ष सोनबरसा के नेतृत्व में इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इसमें उस अज्ञात लाश का पता करने के साथ साथ इसमें जो लोग उनके मारने में इन्वॉल्व थे, जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था बॉडी को फेंकने में, जिस रस्सी का इस्तेमाल किया गया था, इस संदर्भ को बरामद किया गया। मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया। अभियुक्त के द्वारा जिस मोबाइल से टच में रहा गया तो वो सभी उसकी भी बरामदगी की गई है। घटना का सारांश यह है कि यह एक इलिसिट रिलेशन का मामला था। सदर आलम जो मृतक थे उनका एक ट्रांसजेंडर से अवैध संबंध था। ये लोग लुधियाना में रहते थे और इस समय जब एक होली के पर्व में आए थे तो उस ट्रांसजेंडर से और भी लोगों का संबंध था, जिसके आधार पर सब लोग की गिरफ्तारी हुई और इन लोगों ने कबूल भी किया कि एक से अधिक लोगों के साथ संबंध होने के चलते यह घटना कारित हो गई। अगली खबर अब बारा से है, जहां एक बार फिर से चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है और काली माता मंदिर से लॉकेट की चोरी की है। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एक चोर मंदिर में प्रवेश करता है और माता के गले से सोने के लॉकेट की चोरी कर लेता है। यह पूरी घटना भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र के संकट मोचन नगर की बताई जा रही है। अगली खबर छपरा से, जहां फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस लगातार फरार आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन कर रही है और उनसे सरेंडर की बात कर रही है। इसी कड़ी में छपरा पुलिस ने मढ़ौरा में डकैती के वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र नट के आवास पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस लंबे समय से धर्मेंद्र की गिरफ्तारी में लगी हुई है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है।
और अगली खबर भागलपुर से है, जहां रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस जैसी मूलभूत सुविधा नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रेड ए का दर्जा हासिल है। साथ ही मालदा डिवीजन में सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति भागलपुर रेलवे स्टेशन से ही होती है। इसके बाद भी यहां एम्बुलेंस जैसी सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। मालदा डिवीजन को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला भागलपुर जंक्शन पर एम्बुलेंस नहीं होने के कारण जरूरतमंद यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल के दिनों में भागलपुर के सबौर रेलवे स्टेशन पर एक छात्रा के साथ बदमाशों ने लूटपाट करने की कोशिश की थी। छात्रा के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद घायल अवस्था में छात्रा को भागलपुर स्टेशन पर लाया गया था, जहां पर स्टेशन मास्टर विक्रम कुमार सिंह ने उसे प्राइवेट वाहन से अस्पताल पहुंचाया था। हालांकि इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई थी। अगर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस की सुविधा होती तो छात्रा की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आरपीएफ और जीआरपी थाना है। अगर जब भी लोगों को जरूरत महसूस होती है तो आरपीएफ और जीआरपी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने के कारण आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी निजी वाहन से या तो फिर प्राइवेट वाहन से जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचाते हैं। विभाग भागलपुर रेलवे जंक्शन को लेकर कितना सजग है यह समझा जा सकता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल न्यूज 18 ने सीतामढ़ी सदर अस्पताल की कुव्यवस्थाओं को लेकर खबर चलाई थी, जिस पर डीएम ने एक्शन लेते हुए टीम का गठन किया और टीम से अस्पताल का औचक निरीक्षण कर तुरंत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। डीएम के आदेश पर निरीक्षण करने पहुंची टीम को दर्जनों चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल से गायब मिले। यहां तक कि अस्पताल की उपाधीक्षक भी बिना अवकाश की ड्यूटी से गायब मिली। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में एक बार फिर से न्यूज 18 के खबर का असर हुआ है और सीतामढ़ी का जो जिला प्रशासन है अब अलर्ट मोड में है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार डीएम अलर्ट मोड में है। और यही वजह है कि न्यूज प्रसारण के बाद सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे के द्वारा सीतामढ़ी के सदर एसडीओ को पूरे अस्पताल की व्यवस्था का जाँच करने का निर्देश जारी किया गया है। और इस निर्देश के तहत सीतामढ़ी सदर अस्पताल की सभी वार्डों की लगातार एसडीओ जांच कर रहे हैं और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कौन ड्यूटी पर मौजूद है और कौन नहीं है, इस बात की पूरी तरीके से पड़ताल की जा रही है। डीएम सर का निर्देश था कि सिविल हॉस्पिटल में आके एक बार देखने के लिए कि जो डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे या फिर जो नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। कुछ शिकायतें आ रही थी और संभवतः आपके चैनल के द्वारा भी कल शायद एक उनको सूचना दी गई थी, उसी के आलोक में आए हैं। सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जांच कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 के द्वारा इस तरह की खबर का प्रसारण किया गया था कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल बदहाल व्यवस्था का शिकार हो चुका है, जहां पर चिकित्सक और कर्मी मनमानी करते हैं और ड्यूटी से नदारत रहते हैं। तो इसी खबर की बाबत सीतामढ़ी के डीएम ने एक्शन लिया है और सीतामढ़ी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने का निर्देश जारी किया गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। राजधानी रांची में सिमरटोली फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर के आदिवासी समाज का विरोध लगातार जारी है और इस कड़ी में आदिवासी समाज की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का चौक पर ट्रैफिक बाधित रहा। आदिवासी समाज के लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक से आगे सर्जना चौक की ओर जाने को लेकर के हंगामा भी किया। इस दौरान पुलिस के साथ आदिवासी समाज के लोगों ने धक्का मुक्की भी की और इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिससे हालात को काबू किया जा सके। इस मौके पर आदिवासी नेता आरती कुजूर ने ये कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी विरोधी है और सरना स्थल का मान नहीं रखकर आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। रात में अंधेरे में रैंप निर्माण से नाराज आदिवासियों ने आने वाले दिन में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से आदिवासी समाज का गुस्सा फूटा नजर आ रहा है और वो लगातार हेमंत सोरेन की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही, जहां उन्होंने लोगों को शांत कराया। ये सरकार हेमंत सोरेन जो अबुआ सरकार कहती है, अबुआ सरकार के इशारे में पुलिस प्रशासन यहाँ की जो अबुआ लोग जो सरकार कहती है, यहाँ के झारखंडी जनता को हमेशा रोकने का काम किया है।
और सिरमटोली सरना स्थल कोई हम लोग ओवरब्रिज का विरोध नहीं है, लेकिन रैंप किसी का दरवाजे में उतारोगे ये सबसे बड़ा दिक्कत है। आंदोलन लोग शौक से नहीं कर रहे, आंदोलन करने पर हमारी अब वो सरकार जो कहते हैं ना, हम लोग बैठाए हैं गठबंधन की, मजबूर कर दिया हम लोग को आंदोलन करने पे। कहते हैं अब वो सरकार, अब वो राज, ये देखने को लग रहा है कहाँ से वो सरकार। हम लोग गद्दी पे बैठाए कि हम लोग छोटी से मांग देख सकते हैं, जो कि हमारे धाम के स्थल जिसको षड्यंत्र के तहत से नष्ट किया जा रहा है। जमुई के सिकरिया गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां आज से 20 से 25 दिन पहले बिजली का एक खंभा आंधी में सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिससे अभी तक बिजली विभाग की ओर से हटाया नहीं गया है और न ही खंभे के तार से बिजली की सप्लाई रोकी गई है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या नुकसान, डर क्या बना रहता है? पूरा डर है बना हुआ कि इसमें बच्चा को दो चार बार मार दिया, भी झटका मार दिया, भेजा था रोड मार दिया था। हम उसको बोले कि तब बोला क्या जाके वहाँ बोलिए बिजली में बोले 5 आदमी बोलिए करंट जा रहा है सही होता। अब छू के देखिए पता चलेगा जा रहा है कि नहीं। करंट जा रहा है? हाँ हाँ। तो क्या डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, रात दिन तक डरे लगे कि बाला चढ़ाते कि वर्कर मारते क्या जाना है। तो कोई सरकार सुनविए न रहा है, कोई कहिए न। बाल बच्चा डर बेसी है, दुनिया गरीब बड़का समझबो कर रहा है, अब उधर को समझता है। इसमें करंट जा रही है, जा रहा करंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल यात्रा सिवान पहुंची। मशाल यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया और अंबेडकर भवन के संवाद कक्ष में स्वागत समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम ने किया। कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की विस्तार से जानकारी दी गई और 4 से 15 मई तक पटना, बेगूसराय, गया, नालंदा, भागलपुर में खेल का आयोजन किया जाएगा।